हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं लाता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सीजी पुलिस वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन के यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन से आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सेवा क्षेत्र के लिए सत्य है। मैंने सेवा क्षेत्र के लिए कौन सा कथन सत्य है बताना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान आधे से अधिक है। वर्ष 2014-15 में सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 10 से 10.3% थी। सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक समृद्धि का सबसे कमजोर वाहक है। भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे गतिशील क्षेत्र है। इसमें सत्य कथन बोला था, तो ये वाला जो तीसरा वाला बिल्कुल गलत है, बाकी सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान आधे से अधिक, कम से कम 50% से हमेशा आगे रहा है। वर्ष 2014-15 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 10.3% थी, बिल्कुल सही है। और भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे गतिशील क्षेत्र, यह भी सही है। मतलब आंसर सी आएगा 1, 2, 4। 1, 2, 4 यहां पर सही होगा। क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में 2025 में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, यह आपको बताना है। 10, 13, 14 या 16। सही आंसर वर्तमान में 14 हो गई है। एक संख्या और बड़ी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, इसको और जोड़ा गया है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन तैयार किए जाते हैं। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। ये 4 ऑप्शन में प्रति व्यक्ति आय आपको सोचना है और बताना है कि कौन किस्म के द्वारा, क्यों सूत्र क्या है। सूत्र आपको याद होगा तो बन जाएगा। सही आंसर इसका सी आएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कुल जनसंख्या के भाग देकर, अर्थात NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट्स में पूरी जनसंख्या का भाग दे दीजिए तो प्रति व्यक्ति आय आपका निकल जाएगा। तो ये सूत्र होता है कि आपको ये NNP में, नेट नेशनल प्रोडक्ट में जनसंख्या उस देश की जनसंख्या से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। इसमें से आपको बताना है उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, उपरोक्त सभी। सही आंसर, भारत में कृषि आय की गणना उत्पादन विधि के आधार पर की जाती है। क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य, यह आपको बताना है। बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। मुद्रास्फीति माने महंगाई, मोटा मोटा महंगाई के दौरान मुद्रा का मूल्य ऑटोमेटिक घटता चला जाएगा। तो मुद्रा का मूल्य जो हो जाएगा घटता चला जाता है। जैसे वर्तमान में आप देखो 88 हो गए, ये महंगाई को प्रदर्शित कर रहा है। $1 बराबर 88 रुपए होते चले जा रहे हैं, माने यहाँ पर महंगाई बढ़ती चली जा रही है। भारत के राष्ट्रीय आय को सर्वप्रथम किसके द्वारा नापा गया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन में आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, दादा भाई नौरोजी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में प्रति व्यक्ति आय उन्होंने 20 रुपया बताया था यहाँ पर। तो ये जो है भारत का, ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय किसने बताया था, तो दादा भाई नौरोजी ने बताया। कितना बताया था, 20 रुपए बताया था। पुस्तक का नाम भी पूछ देता तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया इनकी पुस्तक का नाम था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब से लागू किया गया। ये आपको बताना है कि GST कब से यहां पर लागू है। सही आंसर इसका बी आएगा, 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से GST अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है GST, जो 1 जुलाई 2017 से ये लागू है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय मापने की विधि है। व्यय विधि, आय विधि, उत्पादन विधि, उपरोक्त सभी। इसमें से आपको बताना है। तो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय आय सभी से नापा जाता है, अर्थात व्यय विधि, आय विधि, उत्पादन विधि सभी से नापा जाता है। क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को मापते समय निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं की जाती। अवैध और अवकाश गतिविधियां, विशुद्ध रूप से वित्तीय लेन देन, प्रयुक्त वस्तुओं और गैर बाजार वस्तुओं और सेवाओं के स्थानांतरण, ऊपर के सभी। इसमें से आपको बताना है।
सही आंसर डी आएगा, ऊपर के सभी। जब भी राष्ट्रीय उत्पाद को मापते हैं तो अवैध एवं अवकाश गतिविधियों को नहीं लिया जाता, विशुद्ध रूप से वित्तीय लेन देन को नहीं लिया जाता, प्रयुक्त वस्तु और गैर वस्तुओं और सेवाओं का स्थानांतरण इसको भी नहीं लिया जाता। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद को मापते समय कौन सी वस्तु शामिल नहीं की जाती, तो ये तीनों के तीनों आ जाएगा, माने डी वाला आंसर इसका सही आएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है? मजदूरी और वेतन, लाभ, किराया, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यही आएगा, राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज होता है ये राष्ट्रीय आय का भाग नहीं होता। क्वेश्चन हमारे सामने आता, भारत के सकल घरेलू उत्पाद माने जीडीपी का सर्वाधिक हिस्सा किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? अभी पहले आपने सुना होगा कि सेवा क्षेत्र हमेशा 50% से ज्यादा ये जो योगदान दे रहा, 50% से ज्यादा योगदान देता है वो है सेवा क्षेत्र का। तो सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? विश्व व्यापार संगठन द्वारा, बाजार लागत, तय लागत या कारक लागत? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर कारक लागत पर यहां पर की जाती है। कितना ज्यादा इसमें कारक लागत, क्या क्या उत्पादन में जो भी आपने, चाहे बिजली खपत हुआ हो, चाहे प्रोडक्ट लगा हो, कोई मटेरियल लगा हो, माने कितना लागत आया है उस पर, उसको बनाने में, इस पर, इसके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो डी वाला आंसर आ जाएगा, कारक लागत। क्वेश्चन राष्ट्रीय आय में शामिल है, इसमें से आपको बताना है। भूकंप पीड़ितों की वित्तीय सहायता, किसी बच्चे का जेब खर्च, लॉटरी का कोई पुरस्कार जीतना, नए मकान का निर्माण। इसमें से आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करेंगे। तो राष्ट्रीय आय में नए मकान का जो निर्माण होगा इसको शामिल किया जाएगा। भूकंप पीड़ितों की वित्तीय सहायता, किसी बच्चे का जेब खर्च, लॉटरी में कोई पुरस्कार जीतना, ये सब चीज को शामिल नहीं किया जाता। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, राजकोषीय नीति किससे संबंध रखती है? ये आपको बताना है। सरकारी राजस्व, सरकारी खर्च व ऋण, बैंक दर नीति या ए और बी दोनों? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए और बी दोनों, अर्थात सरकारी राजस्व और सरकारी खर्च व ऋण, इस सब को मिला के राजकोषीय नीति बनती है। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है कुल आय पर, कुल मांग पर, कुल बचत पर और कुल उत्पादन पर। इसमें से कोई एक आएगा। तो पूंजी निर्माण आपका कुल बचत पर होगा, जितना बचत होगा उतना पूंजी का निर्माण होगा। यहां पर पंचवर्षीय योजना दी है। पंचवर्षीय योजना एवं उनके लक्ष्य दिए गए। योजना व लक्ष्यों का सही जोड़ी आपको मिलान करना है। इसमें से आपको बताना है द्वितीय पंचवर्षीय, 5वीं, 9वीं, 12वीं और उनका जो मेन था उसको आपको बताना उद्देश्य क्या था। अगर आपको कुछ भी मालूम है, जैसे हमको मालूम है 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, तो बी का फर्स्ट और बी का फर्स्ट आपको यहां पर ही बस देखने को मिलता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक चीज अगर पता होती है, पूरा जोड़ा क्या हो जाता आपका बन जाता है। माने इसका बी सही आंसर आ जाएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो उद्योग एवं खनिज अधिक महत्व दिया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 5वीं पंचवर्षीय योजना आपको सही मालूम गरीबी उन्मूलन से संबंधित था। 9वीं पंचवर्षीय योजना फिर हो जाएगा कृषि एवं ग्रामीण विकास और 12वीं पंचवर्षीय योजना होगा तीव्र धरणी एवं अधिक समावेशी विकास। ये बी वाला आंसर इसका आएगा। क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति रोका जा सकता। अब मैं मुद्रास्फीति पहले बताया, महंगाई को मुद्रास्फीति कहा जाता है। निर्यात बढ़ाकर, मुद्रा पूर्ति बढ़ाकर, सरकारी व्यय बढ़ाकर, मुद्रा पूर्ति घटाकर। तो इसमें से आपको बताना है क्या आपका आएगा। तो मुद्रास्फीति रोका जा सकता है। तो मुद्रास्फीति जो महंगाई को जो रोकने का सबसे आसान तरीका होता है, डी वाला, मुद्रा पूर्ति घटाकर। इसको मौद्रिक नीति कहा जाता है। बैंक CRR बढ़ा देती है। सीधा सीधा जो रिजर्व बैंक होता है CRR कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगी और कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगी तो ऑटोमेटिक जो वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास अपना पैसा कुछ धन जमा करना पड़ेगा, जिससे धन की कमी हो जाएगी और बाजार में मुद्रा माने लोन लेना महंगा हो जाएगा और मुद्रा की कमी हो जाएगी। तो यह ऑटोमेटिक जो मुद्रा जो बह रही थी उसको रोकने का एक कृत्रिम, एक तुरंत और कृत्रिम एक तरीका होता है जिसका मुद्रा पूर्ति घटाकर किया जाता है। तो 18 का जो आएगा डी आंसर आएगा।
राजकोषीय नीति का संबंध किससे है, इसमें से आपको बताना है। अर्थव्यवस्था मुद्रा पूर्ति से, बैंकिंग व्यवस्था में विनियमन से, आर्थिक विकास के लिए नियोजन से और सरकार की आय तथा व्यय से, इसमें से कोई एक आएगा। तो राजकोषीय नीति जो होती है डी आएगा। सरकार के आय तथा व्यय को ही राजकोषीय नीति के अंतर्गत लाया जाता है, यह बोला जाता है। मुद्रा का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्य है, यह आपको बताना है। मुद्रा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? स्थगित भुगतान का मानक, क्रेडिट का आधार, मूल्य का अंतरण, मूल्य का मापन, इसमें से कोई एक आएगा। कि मुद्रा का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्य है? तो मुद्रा से क्या किया जाता है? मूल्य का मापन किया जाता है। तो सही आंसर इसका डी आएगा। मुद्रा का निम्नलिखित का मूल्य का मापन है। मुद्रास्फीति का एक अनिवार्य लक्षण है उत्पादन में कमी, कीमत में वृद्धि, कालाबाजारी की अनुपस्थिति, कालाबाजारी की उपस्थिति। तो इसमें से आपको बताना है कि एक जो मुद्रा अनिवार्य पूछा है, तो देखो अनिवार्य जो होगा तो इसमें जो उत्पादन में कमी हो सकती है और कालाबाजारी की उपस्थिति भी हो सकती है। कालाबाजारी की अनुपस्थिति हो भी नहीं होगा, ये भी हो सकता है। कालाबाजारी की अनुपस्थिति में भी मुद्रास्फीति हो, ये भी हो सकता है। लेकिन एक अनिवार्य लक्षण आपका बी आएगा, कीमत में हमेशा वृद्धि होगी, क्योंकि महंगाई को ही हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता, नकदी रिजर्व अनुपात का निर्धारण आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो नकदी रिजर्व अनुपात का निर्धारण आपको बताना है कि कौन करता है, ये आपको यहां पर है। तो हमको अच्छी तरह से बताएं कि इस रिजर्व रेशियो और नकदी रिजर्व अनुपात का निर्धारण जो करता है वो केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई, हमारे भारत में जो होता है केंद्रीय बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधन नहीं है, ये आपको बताना है। तो बैंक दर, सरकारी व्यय, कर या लाइसेंस फीस। तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत बैंक दर, ये बैंक दर जो है आरबीआई का काम है, ये राजकोषीय नीति का नहीं। सरकारी व्यय को कम कंट्रोल किया जा सकता है, कर बढ़ा सकते हैं, लाइसेंस फीस बढ़ा सकते हैं, ये सब राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। बैंक दर आरबीआई के अंतर्गत है। क्वेश्चंस हमारे सामने, मुद्रास्फीति मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति, अब मुद्रा की पूर्ति, मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि काल मुद्रा की पूर्ति, ऐसे ही सोच के फट से बताइए। जब मैं पहली बताया क्या हो जाएगी? सिंपल सा बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति है तो मुद्रा क्या हो जा रहा? बढ़ जा रहा, मार्केट में उसका प्रभाव ज्यादा हो रहा है, इसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने, घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से छांट के आपको बताना है कि घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। घाटे की वित्त व्यवस्था राजकोषीय नीति का एक साधन है। अक्सर क्या होता है कि गवर्नमेंट कल्याण कार्य करने के लिए ज्यादा खर्च करती, जितना आय नहीं उतना व्यय करती, और यह दिखाया जाता है कि भाई कल्याणकारी है गवर्नमेंट, इसके लिए इसी बोलते हैं राजकोषीय नीति। बैंक दर ब्याज की वह दर है, ये आपको बताना है। बैंक दर ब्याज की वह दर है, ये 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि जिस पर जनता वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेती है, जिस पर जनता भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेती है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं, और जिस पर वाणिज्यिक बैंक जनता से ऋण लेती है। सही आंसर सी आएगा। जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं उसी को बैंक दर कहा जाता है। माने यहां पर वाणिज्यिक बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, ये सब वाणिज्यिक बैंक हो गया, और भारतीय रिजर्व बैंक से जो ऋण लेते हैं तो जिस पर उनको ब्याज लगता है वो बैंक दर कहलाता है। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से कथन आपका सही आएगा। उत्तम मुद्रा निकृष्ट मुद्रा को संचलन से बाहर निकाल देती है। निकृष्ट मुद्रा उत्तम मुद्रा को संचलन से बाहर निकाल देती है। उत्तम और निकृष्ट मुद्रा एक साथ संचलन नहीं कर सकती, कह नहीं सकते। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा। निकृष्ट मुद्रा अर्थात जो सड़ गई है, गल गई है, रद्दी हो जाते हैं नोट, ये निकृष्ट मुद्रा। उत्तम मुद्रा नए नए मुद्रा को संचलन से बाहर निकाल देती है, बिल्कुल सही है। अक्सर होता यह है कि जब भी गवर्नमेंट सड़े हुए नोट को वापस लेती है और सोचती है सड़े नोट को वापस लिया जाएगा और क्या बोलना चाहिए नए नोट को निकालती है, तो अब इसको खत्म कर दिया जाए, और जैसे जैसे नया नोट निकाला जाता है तो लोग क्या करते हैं नए नोट को अपने पॉकेट में रख लेते हैं और तिजोरी में रख लेते हैं और तिजोरी में से सड़े सड़े नोट को बाहर निकालने लगते हैं। आप भी देखोगे नए नोट को पर्स में रख लोगे और जो घटिया नोट होगा उसको बाहर कर दोगे। तो ये इसका अर्थ ये होगा कि निकृष्ट मुद्रा जो होती है उत्तम मुद्रा को संचलन से क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है।
क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रात्मक उधार नियंत्रण तकनीक नहीं है? बैंक दर, नगद आरक्षण अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात, बचत जमा खाते में ब्याज दर में वृद्धि। तो यही वाला आएगा कि बचत खाते में ब्याज दर में जमा दर वृद्धि, ये मौद्रिक नीति का कोई तकनीक नहीं है। बैंक दर होता है और नगद आरक्षण अनुपात होता है, सांविधिक तरलता अनुपात होता है, लेकिन ये वाला नहीं आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वित्त आयोग का गठन। ये आप सिंपल सा आपको बताना, हर वर्ष होता है, 4 वर्ष में होता है, 2 वर्ष में एक बार या 5 वर्ष में एक बार। वित्त आयोग का जो गठन होता है 5 वर्ष में एक बार होता है। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, अनुपातिक प्रत्यय प्रणाली या निहित प्रत्यय प्रणाली? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली को हमारे यहाँ पर अपनाया जाता है। आप भी जानते हैं, जब भी नोट जारी किया जाता है तो उतने जितने नोट आप जारी कर रहे हैं उतने मूल्य के या तो आपको सोना, रिजर्व बैंक को सोना अपने पास रखना पड़ता है, या उसका बॉन्ड रखना पड़ता है, या डॉलर लाडम जो रुपया प्रचलन में उनको रखना पड़ता है। तो अभी वर्तमान में सोना का ज्यादा प्रचलन, सब बैंक सोना रख रही है, तो इसी को न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत आता है। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली नोट जारी करने के हमारे यहाँ जो अपनाई जाती है, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। न्यूनतम मूल्य का हमको कुछ न कुछ रखना रहता, तब हम नोट जारी करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना निम्न में से किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी? इसमें से 4 ऑप्शन इसमें बताए गए, जिसमें आपको बताना, रेखीय समिति, संधारण समिति, राजा चलय समिति, S.A. दबे समिति। इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, S.A. दबे समिति के अनुसार हुई थी। प्रतिभूति भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? प्रतिभूति भुगतान संतुलन की स्थिति जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक हो, जब राजकोषीय घाटा एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है, जब मुद्रा स्थिति की दर ऊंची होती है, जब प्रत्यक्ष कर ऊंचा होता है। इसमें से एक कोई आएगा। सही आंसर, जब आयात की मात्रा निर्यात से जब अधिक हो, माने आयात आप ज्यादा कर रहे हो, निर्यात कम कर रहे हो, तो यहां पर भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती। प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, अब प्रतिकूल हो जाएगा, क्योंकि निर्यात आप ज्यादा कर रहे हो और आयात क्या है, कम कर रहे हो। माने दूसरों को व्यापार में जो बेच रहे हो वो कम, और निर्यात ज्यादा करोगे तो ऑटोमेटिक आपका पैसा बाहर चला जा रहा है। आपका निर्यात ज्यादा करोगे, आपका पैसा ज्यादा चल रहा है और घाटा हो रहा है आपको। इसी को बोलते हैं प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति। क्वेश्चन हमारे सामने आता, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो सोने के रूप में हो, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ हो, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, ऐसी मुद्रा जो ऋण के बदले चुकाई जाती हो। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। जैसे डॉलर होता है यहाँ पर, तो डॉलर आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के अंतर्गत आता, आसानी से मिलता नहीं, तो ये मुद्रा कहलाती है, दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। और जो आसानी से आ जाए और जो आसानी से मिल जाए उसको सुलभ मुद्रा के अंतर्गत आ जाएगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहां स्थित है? ISI, ये आपको बताना है। नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता? इसमें से आपको बताना। सही आंसर भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से क्या रेपो दर की सही दर्शाता है? अब हमसे रेपो दर पूछ रहा है, वह दर जिस पर RBI बैंकों की सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है, बैंकों द्वारा RBI को उधार लेने की दर, बैंकों द्वारा अपने महत्वपूर्ण ग्राहकों को ऑफर की गई दर, प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र का ऋण देने के लिए लागू दर। इसमें से आपको कोई एक बताना है। सही आंसर, बैंकों द्वारा RBI से उधार लेने की दर। देखो, बैंकों द्वारा RBI से उधार लेते हैं तो बैंक दर भी कहते हैं। और रेपो दर क्या कहेगा? अगर आप 365 दिन से कम दिन के लिए उधार ले रहे हो तो रेपो दर आ जाएगा। 365 दिन से एक दिन भी अगर आपने अधिक लिया, या 365 दिन से एक दिन आपने कम लिया तो रेपो दर आ जाएगा। 365 दिन या उससे अधिक के लिया तो बैंक दर कहलाता। बस यही अंतर है। अगर वाणिज्यिक बैंक RBI से उधार 365 दिन से कम लेती तो रेपो दर, और अधिक लेती है तो बैंक दर कहलाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, हमारे देश में मुद्रा स्फीति को नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से क्या उपाय करती है? CRR में वृद्धि, SLR में वृद्धि, मुद्रा आपूर्ति संकुचन, रेपो रिवर्स रेपो दर बढ़ाना। इसमें से आपको बताना है। तो विशेष करके अगर जो करती है तो CRR, अभी बताया था, केस रिजर्व रेशियो में वृद्धि कर देगी, जिससे
वाणिज्यिक बैंकों को अपना कुछ निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास गिरवी रखना पड़ता है। इसको CRR कहा जाता है। जो अपने पास रखती है स्वयं का पैसा उसको SLR कहते हैं। तो अगर मुद्रास्फीति से नियंत्रण करना है तो विशेष करके बैंक जो RBI है CRR को ही बढ़ा देती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, निम्न में से किसे प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं जिसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो आएगा बी आएगा। क्रेडिट कार्ड और पेट्रो कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। नाबार्ड किसका नाम है ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं जिसमें से कोई एक सही होगा। सही आंसर सी आएगा। कृषि सहायक विशिष्ट बैंक जो होता है नाबार्ड कृषि सहायक विशिष्ट बैंक का ही नाम है नाबार्ड। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके पास नजर आ रहा है, इसमें से आपको बताना है। भारत में सबसे पहले जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 1969 में भारत के जो पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसके पास 50 करोड़ से ज्यादा संपत्ति थी, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, फटाक से आपको जवाब देना है। RBI, SBI, UBI या PNB? सही आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI है, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी। भारत में 1 रुपए का नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं। अब इस 4 ऑप्शन बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो फट से आपको बताना है। सही आंसर 1 रुपए के नोट और सिक्के जो जारी करने का अधिकार भारत सरकार के, बाकी इससे ऊपर के नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है। क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना कहां से ग्रहण की गई थी? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन, फट से आपको जवाब देना है। सही आंसर इसमें भूतपूर्व सोवियत संघ से ये लिया गया था पंचवर्षीय योजना। भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा अंश कहां से आता है? 2-3 बार इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र से भारत का सबसे ज्यादा जो 50% से ज्यादा होता अंश आता है। क्वेश्चन हमारे सामने, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? इसमें से आपको कोई एक बताना है। लोक लेखा समिति, शिवरामन समिति, नरसिम्हन समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई एक। सही आंसर इसका शिवरामन समिति के सिफारिश पर की गई थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, महाल नोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया था? ये भी बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है जिसको आपको बताना है कौन सी पंचवर्षीय इसके अंतर्गत आएगा। सही आंसर बी आएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आधारित थी महाल नोबिस पर आधारित थी मॉडल पर, और हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित पहली पंचवर्षीय योजना थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय जो है तो महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है? ये तो बिल्कुल कॉमन, आप लोग रट चुके होंगे इस चीज को। सही आंसर बी आएगा। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, चीन, जर्मनी के बाद भारत का आता है और जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथी अर्थव्यवस्था बनी। कपाट का संबंध किससे है ये आपको बताना है। कपाट किससे संबंधित होता है? ये आप 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा। ग्रामीण कल्याण और कार्यक्रमों सहायता एवं मूल्यांकन से कपाट लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद इसका नाम है। काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ ए पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी इसको कहा जाता है। कपाट का पूरा फुल फॉर्म। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारत में व्यापक मुद्रा MG का सूचक क्या है? ये आपको बताना है कि व्यापक मुद्रा जो MG का सूचक क्या होता है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर आएगा। जनता के पास करेंसी, बैंकों में मांग की जमा, बैंकों का शाब्दिक जमा, उपरोक्त सभी। तो व्यापक मुद्रा के अंतर्गत ये सभी आ जाता, उपरोक्त सभी अर्थात जनता के पास करेंसी, बैंकों के मांग का जमा, बैंकों का शाब्दिक जमा, ये सब के सब व्यापक मुद्रा के अंतर्गत आता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? बहुत बार क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, जो बार बार क्वेश्चन इसमें आता है। ये कब की गई थी? सही आंसर सी आएगा। ये 1 अप्रैल
1 अप्रैल 1988 को की गई थी। कभी कभी किसी किसी में मिल जाता 1992, तो 1992 बता देना चाहता हूं। इसको वैधानिक मान्यता से स्थापित किया गया था 1992 में। इसको वैधानिक मान्यता मिली 1992 में, लेकिन स्थापना है तो स्थापना अगर बोला जाए तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, भारत में मुद्रा स्थिति के आकलन हेतु प्रयोग किए जाने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास है, बिल्कुल करंट, ये सब आपको याद ही होने चाहिए। सही आंसर आपको बताना है कि मुद्रा आकलन प्रयोग किए जाने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका 2011-12 होता है। अब यहां पर ऑप्शन में 2011 भी दिया है, 2012 भी दिया गया है, तो ऊपर वाला ले सकते हैं। यहां पर 2012 इसको आधार वर्ष मान सकते हैं। माने भारत में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। तो अनुच्छेद 280 आएगा यहां पर कि भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया था। अनुच्छेद 280 के तहत भारत में वित्त आयोग का प्रावधान का गठन किया जाता है। क्वेश्चन है, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, भूतलिंगम समिति, बांजू समिति, राज समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, राज समिति। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, यहां पर आपको बताना है। बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है। सही आंसर इसका डी आएगा, 2012 से 17 जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि काल रहा है। क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो सही आंसर ए आएगा, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। मंदड़िया व तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? शेयर बाजार, घुड़सवारी, करारोपण, सार्वजनिक व्यय, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, ये शेयर बाजार से संबंधित है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है, ये आपको बताना है। केवल मौसमी, केवल प्रच्छन्न, ए भी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ पर सी वाला आंसर आएगा, मौसमी भी है और प्रच्छन्न भी है। मौसमी तो आप जानते हैं कि एक निश्चित मौसम में बरसात के समय रोजगार ज्यादा मिलता है, और प्रच्छन्न मतलब ये होता है कि एक जगह में मान लो 2 आदमी की जरूरत है, वहां पर पूरा परिवार लगा हुआ, 7-8 लगे हुए हैं, काम उतना ही हो रहा है और लग रहा है कि सब काम मिला हो, लेकिन उनकी जरूरत ही नहीं है, तो हम इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, जो भारत में देखने को हमको मिलती है। क्वेश्चन है, ब्याज दर नीति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? तो ये आपको बताना है कि ब्याज दर नीति किसके अंतर्गत इसमें आती है। तो जितने भी ब्याज दर नीति हो गए, सब कौन लागू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लागू करता है। तो ये सब के सब जाता है मौद्रिक नीति, जो रिजर्व CRR, SLR, जो बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ये सब के सब क्या आता है? ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। तो सी आंसर आएगा। अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किस क्रियाकलाप द्वारा होता है? तो प्राकृतिक प्रक्रिया, 4 ऑप्शन आपके पास है, फट से आपको बताना है। तो ये पूरा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन हमारे सामने, जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? सकल विदेशी विनियोग का, शुद्ध विदेशी विनियोग का, शुद्ध निर्यात का, या विदेश में शुद्ध साधन आय का, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा, विदेश में शुद्ध साधन आय का। देखो जीडीपी क्या होता है? तो जीडीपी में होता है देश में भौगोलिक सीमाओं के भीतर नागरिक और गैर नागरिक दोनों द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है, जीडीपी के अंतर्गत आता है। लेकिन जीएनपी के अंतर्गत जो आता है, जीएनपी देश के नागरिकों द्वारा देश और विदेश में उत्पादन को रहता है, माने विदेशी वाले जो उत्पादन हो रहा है उसको भी जोड़ दिया जाता है। जीडीपी में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में देश में चाहे नागरिक करे
चाहे नागरिक करे चाहे गैर नागरिक करे। याद रखना, जीडीपी में पूरा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र माने हमारे पूरे देश के अंदर चाहे नागरिक करता है चाहे गैर नागरिक करता है, सबको जोड़ा जाता है। लेकिन जीएनपी के अंतर्गत देश के केवल नागरिकों द्वारा चाहे देश में करे चाहे विदेश से पैसा कमा के लाए उसको जोड़ा जाता है। मतलब इसमें शुद्ध जो विदेश से शुद्ध आय प्राप्त होता है उसको जोड़ दिया जाता है जीडीपी में, यही अंतर होता है। तो यहां पर डी आंसर इसका आएगा। एक क्वेश्चन है आपके पास, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी, इसको आपको बताना है। चौथी, पांचवी, छठवीं या आठवीं, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, ये छठवीं पंचवर्षीय योजना, छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है, इसमें आपको बताना है। रेखी समिति जो है आयात निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण, नंजुंदप्पा समिति रेल किराया भाड़ा, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर रेखी समिति जो है ये प्रत्यक्ष कर और कर से संबंधित है, आयात और निर्यात सरलीकरण से इसका नहीं है। जो रेखी समिति कर से संबंधित है इससे संबंधित इसका नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने, भुगतान संतुलन की प्रतिकूल होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा, इसमें से आपको बताना है। अधिमूल्यन, अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर अवमूल्यन, थोड़ा सा अवमूल्यन कर दिया जाए तो उसमें पैसा लोगों को ज्यादा मिलता है तो निर्यात को बढ़ावा मिलता है, तो ये अपनाया जाता है भुगतान संतुलन प्रतिकूल दशा होने पर अवमूल्यन को ही अपनाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, स्टैगफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, ये आपको बताना है कि ये वास्तव में क्या है। विकास के साथ मुद्रास्फीति, विकास के साथ अविस्फीति, अविस्फीति के पश्चात मुद्रास्फीति या मंदी के साथ मुद्रास्फीति, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा। मंदी के साथ जो मुद्रास्फीति होती है उसी को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। इसमें उच्च मुद्रास्फीति होती है माने महंगाई उच्च होगा, उच्च बेरोजगारी होती है और सुस्त आर्थिक अवस्था या सुस्त आर्थिक विकास होता है। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी। अब कर से संबंधित जो है यह आपको बता, नरसिम्हन, चलैया, गाडगिल या केलकर समिति, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर कर सुधार संबंधित समिति चलैया समिति भी, जिस प्रकार रेखीय संबंधी है उसी प्रकार चलैया समिति भी कर से संबंधित होती है, कर सुधार से संबंधित समिति थी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे, इसमें से कोई आपको बताना है। उच्च शिक्षा में सुधार संबंधी, कर संरचना सुधार संबंधी, बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी, पंचवर्षीय योजनाओं क्रियान्वयन सुधार संबंधी। सही आंसर जो नरसिम्हन समिति थी बैंकिंग संरचना से संबंधित सुधार से संबंधित थी। क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये आपको बताना है। ये भारत में आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रतिवर्ष है किसके द्वारा प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वाणिज्यिक मंत्रालय, सीएसओ, वित्त मंत्रालय या आर्थिक मामलों कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन आपके सामने, भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। ये ऑप्शन आपके पास है। सही आंसर सी आएगा, 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया था, नीति आयोग को स्थापित किया गया था। यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष बराबर होगा राजस्व घाटे के, प्राथमिक घाटे के, बजट घाटे के, मुद्रीकृत घाटे के, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, जब राजकोषीय घाटे को ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो बजट घाटे के बराबर होता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है, ये आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि, इसमें से आपको पूछा अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, जनवरी से दिसंबर, अगस्त से जुलाई, इसमें से कोई एक आएगा जो आपको बताना है कि लेखा वर्ष इसका कब आता है। सही आंसर ए आएगा, अप्रैल से मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च इसका समय सीमा भारतीय रिजर्व बैंक लेखा वर्ष है। और ये जुलाई से जून, पहले जुलाई से जून था
पहले जुलाई से जून था जिसे बदल दिया गया और जुलाई से जून को बदल के अभी 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया। 2020-21 से इसको 1 अप्रैल से 31 मार्च किया गया है। मुद्रा स्फीति किस कारण होती है? मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, उत्पादन वृद्धि तथा मुद्रा पूर्ति में ह्रास, केवल उत्पादन वृद्धि, केवल उत्पादन में ह्रास, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर मुद्रा पूर्ति में तो वृद्धि हो रही है, उत्पादन का ह्रास हो रहा। जब मुद्रा तो बाजार में है लेकिन उत्पादन नहीं हो रहा तो हम कह रहे हैं मुद्रा स्फीति, माने ए वाला आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। सही आंसर डी आएगा। जो चौथी पंचवर्षीय योजना है ये बिल्कुल गलत दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय, तीसरी पंचवर्षीय सही है, लेकिन चौथी का जो वो है समय सीमा वो गलत है। देश में कौन से 3 वर्ष की अवधि में योजना अवकाश के रूप में मनाया गया, इसको आपको बताना है। 1965 से 68, 1966 69, 1968 71, 1969 72, इसमें से आपको बताना है सही आंसर योजना अवकाश, जिसको प्लान हॉलिडे कहते हैं, 1966 से 1969 तक था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारत की मौद्रिक नीति कौन बनाता है? केंद्रीय सरकार, भारत का औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय रिजर्व बैंक या भारत का औद्योगिक विकास निगम, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भारतीय रिजर्व बैंक, बार बार बोला, यही मौद्रिक नीति बनाता है। CRR, SLR ये सब के सब मौद्रिक बैंक दर, ये सब मौद्रिक नीति है। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष थी, ये आपको बताना है। तीसरा, चौथा, पांचवा या सातवां? सही आंसर सी आएगा। 5वीं योजना जो है ये अपने पूरा कार्यकाल से पहले ही खत्म कर दी गई, ये केवल 4 साल चली, तो 5वीं योजना की जो अवधि है ये केवल 4 वर्ष चली थी। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर है। नीचे दिए गए सूची में कृषि आधारित उद्योगों का पहचान कीजिए। तो कृषि आधारित उद्योगों का आपको पहचान करना, ईंट निर्माण उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, चमड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। सही आंसर इसमें आपको देखना है, तो सही आंसर इसमें ए वाला आएगा। केवल 3 और 4, माने चमड़ा उद्योग और चीनी उद्योग। चीनी तो हो गई क्योंकि शक्कर गन्ना से बनता है, और इन तीनों में आपको छांटना था, तो ये चमड़ा उद्योग भी आ जाता है, जो कि पशु, आप जानते हैं पशु जो होते हैं इसको भी शामिल कर लिया गया कृषि के अंतर्गत। तो पशु संबंधित जितने उद्योग होते हैं, चमड़ा उद्योग और चीनी उद्योग, ये दोनों आ जाएंगे आपका इसके अंतर्गत, कृषि के अंतर्गत। पेट्रो रसायन, ईंट निर्माण ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाएंगे। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, कृषि के अंतर्गत 3 और 4 ये वाला आएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।